हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 अक्टूबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। कुछ वक्त रुकना पड़े, रुक जाना मंजूर है, लेकिन खेल तो बड़ा ही खेलेंगे। यानी अगर आपको किसी चीज़ में कोई बात समझ में नहीं आती तो आप थोड़ा सा उसका इंतज़ार कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन वगैरह है या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करिए, वेट करिए और उसके बाद उसका गहनता से अध्ययन करिए, ताकि वो जो टॉपिक है आपका पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाए और आपका वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन बन जाए। तो इसलिए कभी भी जल्दबाजी में प्रयास किसी चीज़ का नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय लीजिए और प्रयास करिए। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। दो नेशनल न्यूज़ है हमारे लिए। पहली न्यूज़ है कि भारत में कोरोना, यहाँ पर कोरोना होगा, कोरोना से जंग जन आंदोलन, ये स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और दूसरा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का हुआ सर्वाधिक दुरुपयोग। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के खिलाफ जंग के लिए जागरूकता लाने के लक्ष्य के साथ जन आंदोलन की शुरुआत की है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अन्य मंत्रियों ने महामारी को हराने के लिए लोगों से मास्क पहनने एवं शारीरिक दूरी जैसे कदमों के पालन की अपील की है। मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई एक जन आंदोलन है और हमारे योद्धाओं ने इसे ताकत दी है। इस लड़ाई में हमें एकजुट रहना होगा। यूनाइट टू फाइट कोरोना हैशटैग के साथ मोदी ने ट्वीट कर हमें अभियान जारी रखना और इस वायरस से लोगों को बचाना है। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने मास्क पहनने, हाथों को धोते रहने, शारीरिक दूरी का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि साथ मिलकर हम सफल होंगे, साथ मिलकर हम कोविड-19 के खिलाफ जीत हासिल करेंगे। मोदी ने कहा कि सामूहिक प्रयास से कई जिंदगियां बचाने में मदद मिली है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का हुआ सर्वाधिक दुरुपयोग। साल की शुरुआत में तबलीगी जमात पर मीडिया रिपोर्टिंग को लेकर दिए गए हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को लताड़ लगाई है। अदालत ने सरकार के हलफनामे को जवाब देने से बचने वाला और निर्लज्ज करार दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार का हाल के दिनों में सबसे ज़्यादा दुरुपयोग हुआ है। प्रधान न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जस्टिस A.S. बोपन्ना और वी सुब्रमण्यम की पीठ ने यह टिप्पणी की है। याचिकाकर्ता ने मीडिया के एक वर्ग पर देश में कोविड-19 महामारी फैलने के शुरुआती दिनों में तबलीगी जमात के धार्मिक आयोजन को लेकर सांप्रदायिक घृणा फैलाने का आरोप लगाया है। जमात की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी के अधिकार को कुचलना चाहते हैं। तो ये नेशनल पेज की दो न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है और वो न्यूज़ है कि अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को मिला साहित्य नोबेल का पुरस्कार। अमेरिकी कवित्री लुइस ग्लक को वर्ष 2020 के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लुइस को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए यह सम्मान दिया गया है। स्वीडिश एकेडमी के स्थायी सचिव मैट्स मॉल्ट ने स्टॉकहोम में पुरस्कारों की घोषणा करते हुए कहा कि उनकी आवाज़ खूबसूरत होने के साथ साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाती है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में दो न्यूज़ हैं हमारे लिए। पहली न्यूज़ है ग्राहकों को खुदरा लोन देने के लिए बैंकों में होड़, और दूसरी न्यूज़ है भारत को अगला निवेश गंतव्य बनाएंगे अमेरिकी कंपनियां। तो पहली न्यूज़ और तीसरी न्यूज़ है कि MSME को अब तक 1.87 लाख करोड़ का कर्ज आवंटन। तीन न्यूज़ है हमारे लिए। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। इन दिनों सभी बैंक नए नए ऑफर के साथ त्योहारी सीजन में कर्ज के लिए ग्राहकों को लुभाने में जुटे हैं। सभी बैंकों ने सभी प्रकार के कर्ज पर ब्याज दरों की कटौती की है। बैंकों की तरफ से ब्याज दरों में कटौती का सीधा फायदा रियल इस्टेट व ऑटो सेक्टर को मिलता दिख रहा है। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण रियल इस्टेट सेक्टर बिल्कुल ठप हो गया है, लेकिन इसमें फिर से बिक्री शुरू हो गई है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक सितंबर में बैंकों से कर्ज व एडवांस के रूप में 102 लाख करोड़ रुपए की निकासी हुई, तो इस दौरान 143 लाख करोड़ रुपए जमा हुए हैं। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बैंकों के जमा में पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11.5% की बढ़ोतरी रही, जबकि जून तिमाही में बैंकों से होने वाली निकासी में पिछले वर्ष समान तिमाही के मुकाबले सिर्फ
6.4% की बढ़ोतरी रही। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत को अगला निवेश गंतव्य बनाएंगे अमेरिकी कंपनियां। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिकी कंपनियों से आह्वान किया है कि वे भारत को निवेश का अगला गंतव्य बनाएं। इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा आयोजित अमेरिकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा कि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों का $500 अरब का द्विपक्षीय कारोबार लक्ष्य हासिल किए जाने योग्य है। वाणिज्य मंत्री का कहना है कि हम अतीत की जंजीरों से बाहर निकल रहे हैं और विदेशी निवेश के लिए खुले व उदार गंतव्य में बदल रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, एमएसएमई को अब तक 1.87 लाख करोड़ का कर्ज आवंटन। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एमएसएमई को बैंकों ने आपात कर्ज सुविधा गारंटी योजना के तहत 50.7 लाख कंपनियों को 1,87,589 करोड़ रुपए का कर्ज आवंटित किया है। इनमें से 5 अक्टूबर तक 27 लाख एमएसएमई इकाइयों को कुल 1,36,140 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत सरकार ने एमएसएमई को इस वर्ष 31 अक्टूबर तक 3 लाख करोड़ रुपए कर्ज वितरण का लक्ष्य रखा है। यह सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज का हिस्सा है। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, बुनियादी ढांचे के विकास को मिले रफ्तार। इस समय जैसी स्थितियां हैं उन्हें देखते हुए अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जोखिम उठाने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सेबी और एलआईसी के पूर्व चेयरमैन जीएन वाजपेयी द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, पशुओं का हो न्यूनतम, यहाँ पर पशुओं नहीं होगा, यहाँ पर होगा फसलों का हो न्यूनतम आरक्षित मूल्य। एमआरपी की तर्ज पर किसानों के हितों की रक्षा के लिए फसलों पर भी एमएसपी के बजाय न्यूनतम आरक्षित मूल्य लागू होना चाहिए। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पंजाब राज्य योजना बोर्ड के वाइस चेयरमैन अमृत सागर मित्तल द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, हाथरस कांड की जांच। जिस तरीके से हाथरस कांड इस समय जोर शोरों पर है और सीबीआई से कराने की मांग की गई है, अब ये देखने वाला विषय होगा कि इसकी जांच कौन करता है। तो पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं, बुनियादी ढांचे के विकास को मिले रफ्तार। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े सामने आने के बाद तमाम संस्थानों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर आशंकाएं व्यक्त करना शुरू कर दिया है। समीक्षाधीन तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जैसी संस्थानों के अलावा स्टैंडर्ड्स एंड पुअर्स, मूडी और फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां और तमाम दिग्गज अर्थशास्त्रियों ने यही अनुमान व्यक्त किया है कि चालू वित्त वर्ष भारत की जीडीपी वृद्धि दर में 8 से 16% तक की गिरावट आ सकती है। भले ही गिरावट का जो स्तर रहे, लेकिन इससे यही बात जाहिर होगी कि कई वर्षों तक तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को गिरावट की तपिश झेलनी होगी। फिलहाल अर्थव्यवस्था मांग, आपूर्ति, निवेश और सकल पूंजी निर्माण जैसे सभी पहलुओं पर चुनौती से दो चार है। इन सबसे निपटने के लिए राजकोषीय गुंजाइश का भी अभाव है। विकसित अर्थव्यवस्था के उलट भारत सरकार राजकोषीय घाटे को लेकर एक हद से अधिक उदार नहीं हो सकती, परंतु उसका बढ़ना तय है। गुणवत्तापरक बुनियादी ढांचे का अभाव भी भारतीय अर्थव्यवस्था को धार देने की राह में एक बड़ा अवरोध है। बेरोजगारी का बढ़ता दायरा भी सामाजिक असंतोष को हवा दे रहा है। संप्रति आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत यानी एमएमटी का सहारा लिया जा रहा है। इसमें अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए बड़े पैमाने पर प्रोत्साहन पैकेज दिए जा रहे हैं। इसका यही पैमाना है कि अगर अर्थव्यवस्था में शिथिलता महसूस हो तो राजकोषीय घाटे का आकार कोई मायने नहीं रखता। वास्तव में इस समय केंद्र सरकार बुनियादी ढांचा विकास के कार्य को पूरी गति से आगे बढ़ाए, भले ही उसके लिए नई मुद्रा ही क्यों न जारी करनी पड़े। सरकार प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की पेशकश करे, यहाँ तक कि मनरेगा के तहत होने वाले मामूली से कामों के बजाय उसे बड़ी बुनियादी परियोजनाओं से भी जोड़ा जा सकता है। ऐसा करके अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को तत्काल राहत मिलेगी और आर्थिक अनिश्चितता के बादल छटेंगे।
वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग भी बढ़ेगी। साथ ही साथ इससे लाखों एमएसएमई को जीवनदान मिलेगा। वहीं अर्थव्यवस्था की संभावित वृद्धि को न केवल सहारा बल्कि तेजी भी मिलेगी। जहां तक प्रमुख देशों के राजकोषीय घाटे का सवाल है तो वहां वर्ष 2020 में अमेरिका का राजकोषीय घाटा बढ़कर उसकी जीडीपी का 15.3%, ब्रिटेन का 18.2%, कनाडा का 12.6%, जापान का 11.3%, सिंगापुर का 13.6% रहा। इन सभी देशों में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन की संभावनाएं अभी भी कायम है। भारत की बात करें तो देश के प्रत्येक राज्य, जिले और शहर में बुनियादी ढांचे की स्थिति कमजोर रही है। ऐसे में सभी को रोजगार दिया जाए और बुनियादी ढांचे से जुड़ी बड़ी परियोजनाएं विकसित की जाएं। कहने का अर्थ यह भी नहीं है कि सभी किस्म की सावधानियों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। इसमें सफलता इसी पहलू से तय होगी कि इन परियोजनाओं को कितनी तेजी से फलीभूत किया जाएगा और इसमें संसाधनों के रिसाव को कैसे रोका जाएगा। इन दोनों मोर्चों पर मोदी सरकार ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। हालांकि इस राह में जोखिम कम नहीं है, लेकिन उन्हें उठाना ही श्रेयस्कर होगा। नेक्स्ट है फसलों का। यहाँ पर फसलों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य तय हो। हाल में बने 3 कृषि कानूनों के बाद किसानों की आय का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। देश में बीते 6 दशक में ही किसान अपनी फसलों के सही दाम पाने के लिए संघर्षरत हैं। इसके चलते पिछली सदी के 6ठे और 7वें दशक के दौरान की हरित क्रांति के समय उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का सरकारी आश्वासन मिला, पर यह लाभ 2-3 राज्यों के कुछ ही किसानों को सिर्फ गेहूं और धान पर ही मिल पाता है। पंजाब और हरियाणा सरकार द्वारा एपीएमसी नियंत्रित मंडी व्यवस्था के परिणाम स्वरूप यहाँ 90% से अधिक गेहूं और 70% धान एमएसपी पर सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदे जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के किसान गेहूं उत्पादन के बम्पर रिकॉर्ड स्थापित कर रहे हैं। पर कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य अधिनियम से यहाँ के किसान एमएसपी को लेकर आशंकित हैं। किसानों को लगता है कि एमएसपी की जिम्मेदारी से भागने वाली सरकार उन्हें निजी बाजार के हवाले करने जा रही है। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक अधिनियम को लेकर केंद्र सरकार का दावा है कि इसमें किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। एपीएमसी मंडियों के बाहर खरीद का मार्केट फीस और आड़ती कमीशन लागू नहीं होगा। जब खरीदार को करीब 8.5% मार्केट फीस और आड़ती कमीशन की बचत होगी तो वह सरकारी मंडियों के बाहर ही खरीद करेगा। इससे 60 बरस पुरानी पंजाब की मंडियों का अस्तित्व खतरे में पड़ना तय है। कमीशन की कमाई खोने से खौफजदा आड़तियां तो बड़ी कंपनियों के खरीद एजेंट बन खुद को सुरक्षित कर लेंगे, पर मंडी बोर्ड और बाजार समिति के हजारों कर्मचारी के वेतन, ग्रामीण इलाकों की सड़कों का विकास और प्राकृतिक आपदा में फसलों के नुकसान के मुआवजे खतरे में पड़ जाएंगे, जो मंडियों से सरकार को सालाना 4,000 करोड़ रुपए की कर कमाई से दिया जाता है। कुल मिलाकर फसलों का न्यूनतम आरक्षित मूल्य निर्धारित हो और सरकारी एजेंसियां इसे सरकारी मंडियों के बाहर भी सुनिश्चित करें। खुले बाजार में इसमें कम भाव किसानों को न मिले। कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक अधिनियम को किसानों के हित में प्रभावी बनाने के लिए एपीएमसी नियंत्रित सरकारी मंडियों और खुले बाजार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा हो। इसके लिए निजी बाजार भी राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित हो। मंडी एवं निजी बाजार ऐसे दाम सुनिश्चित करें जिससे किसानों को लागत निकलने के साथ कमाई भी हो। अब नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है हाथरस कांड की जांच। हाथरस कांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एक गैर सरकारी संगठन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का कोई मतलब नहीं है। यह केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करने वाली कवायद ही नहीं बल्कि श्रेय लूटने की कोशिश भी है। आखिर जब खुद उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की घोषणा कर चुकी है, तब फिर भी किसी अन्य की ओर से ऐसी मांग कराने का मकसद प्रचार पाना अथवा अन्य किसी संकीर्ण स्वार्थ का संघान करने के अलावा और क्या हो सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल यही नहीं कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी, बल्कि यह भी प्रस्ताव दिया कि इस जांच की निगरानी शीर्ष अदालत खुद करे। समझना कठिन है कि इस स्पष्ट प्रस्ताव के बाद भी किसी को यह क्यों लग रहा है कि उसे यह मांग करने की जरूरत है कि इस मामले की जांच सीबीआई करे, क्योंकि इसके लिए खुद को पीड़ित पक्ष का ज्यादा बड़ा हितैषी साबित किया जा सके। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है
केनिन और स्वियातेक के बीच होगा खिताबी मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन अमेरिका की सोफिया केनिन ने गुरुवार को यहां 2 बार की विंबलडन चैंपियन पेत्रा क्वितोवा को 6-4, 7-5 से हराकर पहली बार फ्रेंच ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। चौथी वरीयता प्राप्त केनिन का सामना अब शनिवार को पोलैंड की युवा खिलाड़ी ईगा स्वियातेक से होगा, जिन्होंने अर्जेंटीना की क्वालिफायर नादिया पोदोरोस्का को हराया है। तो ये आज का यानी 9 अक्टूबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।